एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है ये 12th क्लास की हिस्ट्री का। विजयनगर का मतलब है विजय का नगर, यानी कि वो स्टेट जो बार बार जीता गया हो। ये दक्षिण भारत के अंदर फैला हुआ एक विशाल हिंदू साम्राज्य था। 1336 से लेकर 1565 तक ये अस्तित्व में रहा, जिसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? 1336 के अंदर दो भाई हरिहर और बूका ने इसकी स्थापना करी थी। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों को दिल्ली सल्तनत ने ही दक्षिण भारत भेजा था और इन दोनों भाइयों ने जीत के बाद विजयनगर की स्थापना करी। इस जगह की भौगोलिक स्थिति क्या थी? ये राज्य कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। इसकी पड़ोसी देश कौन कौन से थे, मतलब जो पड़ोसी राज्य थे इसके वो कौन कौन से थे? इनके उत्तर में दक्कन सुल्तानों का राज था। इनके उत्तर पूर्व यानी कि जो आज का उड़ीसा है उनके अंदर गजपति शासन करा करते थे। इनका सभी के साथ संघर्ष चलता रहता था, किसी की भी किसी से कुछ भी जमी हुई नहीं थी। इनका जो संघर्ष चलता था वो ज्यादातर उपजाऊ जमीन को लेकर चलता था और विदेशी व्यापार को लेकर चलता था, मतलब बिजनेस को लेकर इनका संघर्ष और लड़ाई आपस में चलती रहती थी। विजयनगर में हम्पी की खोज किसने करी, ये कैसे हुई? हम्पी का भग्नावशेष खंडर 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा खोज किया गया। विजयनगर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पुरोहितों से बात करी और उसी के आधार पर जानकारी इकट्ठा करी और इसी के आधार पर इन्होंने पहला मानचित्र बनाया। 1826 में अभिलेखकर्ताओं ने इस क्षेत्र के मंदिरों से अनेक अभिलेख इकट्ठा करे। 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठा करने आरंभ करे। विजयनगर में शासन। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था, मतलब यहाँ पर जो भी राजा शासन करा करते थे उनका सरनेम राय में लगाया जाता था। जो सेना का प्रमुख होता था उसको नायक कहा जाता था। सबसे पहला जो शासन था यहाँ पर वो था संगम वंश, जो कि हरिहर और बूका ने स्टार्ट करा था 1336 के अंदर। इनके पिता का नाम संगम था, इन्हीं पर ये शासन बना, इन्हीं के नाम पर, मतलब अपने फादर के नाम पर ये शासन बनाया था। और इनके अंतिम शासक विरूपाक्ष थे। उसके बाद सुलभ वंश आता है। सुलभ लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर थे, यानी कि ये लोग इन्हीं की आर्मी थे। विरूपाक्ष द्वितीय को हटाकर ये लोग अपने शासन की नई स्थापना करते हैं, जिनके राजा का नाम नरसिंह होता है। और इसी वंश के दौरान कृष्णदेव राय राजा बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नामी राजा थे एक विजयनगर के अंदर। इन्हें सबसे ज्यादा प्रतापी राजा भी माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा नामी राजा माना जाता है। तुगलक वंश के आखिरी शासक सदाशिव थे। उसके बाद अराविंदु वंश आता है। तिरुमल द्वारा आखिरी शासक को हटाकर अराविंदु वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे विजयनगर के अंदर, जिनका सबसे ज्यादा नाम था। 1509 के अंदर कृष्णदेव राय ने शासन संभाला था। इस दौर को विजयनगर का सबसे ज्यादा खुशहाल दौर माना जाता था। इनकी शासन व्यवस्था कैसी? कृष्णदेव राय ने विजयनगर को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया और काफी ज्यादा ताकतवर आसपास के इलाकों को जीतकर उसमें शामिल करा। जैसे उदाहरण के तौर पर, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1512 में रायचूर द्वारा तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच में उपजाऊ क्षेत्र को शामिल करा। 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। इन्हें आंध्र भोज यानी कि सारे आंध्र का राजा भी कहा जाता था। और जो इनकी स्किल थी, यानी कि जो इनकी हॉबी थी, वो थी इनकी राइटर, मतलब ये एक तरीके से एक राइटर थे। ये बहुत अच्छे लेखक थे। इन्होंने अपनी लाइफ में 2 बुक लिखी थी। अमुत मैद, जो कि तेलुगु भाषा के अंदर थी, जो दूसरी थी वो थी जामवती कल्याण, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर थी। इन्होंने बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और जल की पूर्ति के लिए इन्होंने कमलपुरम जलाशय का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम के ऊपर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करी। व्यापार, ये लोग बिजनेस क्या करा करते थे? सबसे पहला आता है घोड़ों का व्यापार, यानी कि घोड़ों का बिजनेस करा करते थे। विजयनगर की सेना पूरी तरीके से घोड़ों पर निर्भर थी। इनके लिए घोड़े मध्य एशिया यानी कि मिड एशिया से और अरब से आया करते थे। विजयनगर के अंदर घोड़ों के व्यापारियों को, यानी कि जो घोड़ों का बिजनेस करा करते हैं, उनको कुदीरई चिट्ठी कहा जाता है। विजयनगर मसाले और वस्त्र के बाजार में काफी फेमस था। विजयनगर जल प्रणाली
यानी कि उसमें पानी की व्यवस्था कैसी थी। वैसे तो विजयनगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन वो पानी राजधानी से काफी दूर था। तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता है, इससे ही विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। तुंगभद्रा और कृष्ण नदी से छोटी छोटी जलधाराओं का निर्माण कराया गया और इस पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया गया। इसे हौज भी कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा फेमस हौज यानी कि जलाशय था वो था कमलपुरम का। कई छोटी छोटी नहरों का निर्माण करा गया जो कि अलग अलग जगह पानी की पूर्ति करा करती थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट नहर थी उसका नाम हीरिया था। नहरों से ही राज्य में खेती की सिंचाई हुआ करती थी। आम लोगों तक पानी यही पहुंचाया जाता था। विजयनगर की स्थापना। विजयनगर के मुख्य केंद्र दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर हैं। इस क्षेत्र में ही राजा का भवन भी पाया गया। यहाँ 2 प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सभा मंडप और महानववी डिब्बा भी कहा जाता है। पहले सभा मंडप के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। यह एक ऊंचा मंडप है, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच एक गली जाती है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। इसके अंदर कम स्पेस होने की वजह से इतिहासकार जो थे वो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं महानववी डिब्बे के बारे में। ये एक विशालकाय मंच था। ये पूरे 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई 40 फीट है। उपयोग, अब ये यूज क्यों कराया जाता था, मतलब इतना पैसा लगा रखा था, इतना ज्यादा सरफेस एरिया इसने कवर कर रखा था, तो ये यूज किस लिए होता था। इस पर मेलों का आयोजन किया जाता था और मुख्य रूप से हिंदू त्योहारों का भी काफी ज्यादा आयोजन किया जाता था, जैसे कि दशहरा, दुर्गा पूजा आदि। इस तरीके के ही कुछ त्योहारों का इसमें ज्यादातर उपयोग के लिए यूज कराया जाता था इसको। कमल महल, ये कमरे के आकार का एक महल है। ये नाम अंग्रेजों द्वारा इसकी आकृति के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ सलाह मिलाया करते थे। मंदिर, वहाँ पर मंदिरों के निर्माण कैसे थे, कितने थे, किसने करे थे। नंबर पर आता है हजार राम मंदिर। विजयनगर का मुख्य मंदिर है। ये बहुत विशाल है। इसकी दीवार पर रामायण के कथनों के चित्र भी बनाए गए हैं। वीरूपाक्ष मंदिर, यहाँ पर भगवान वीरूपाक्ष की आराधना की जाती है। वह इन्हें शिव जी का रूप मानते हैं। इसके प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल और सुंदर हैं और यहाँ पर पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी, जिन्हें शिव जी की बीवी पार्वती का रूप भी दिया गया है। तीसरा नंबर पर आता है विठल मंदिर। यहाँ पर भगवान विठल की आराधना की जाती है। इन्हें भगवान विष्णु का रूप दिया गया है। विजयनगर और किलेबंदी, यानी कि विजयनगर की सिक्योरिटी और किलेबंदी किस तरीके की थी। किलेबंदी की जानकारी पारस के दूत अब्दुल रज्जाक से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर घेराबंदी की जाती थी। पहले नंबर पे राजा के क्षेत्र को घेरा गया, प्रशासनिक केंद्र को घेरा गया, महत्वपूर्ण इमारतों की सिक्योरिटी करी गई, सामान्य जनता के क्षेत्र को सिक्योरिटी दी गई, खेतों को, फसलों को और अंत में पहाड़ों को भी सिक्योरिटी दी गई है। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। पहले फायदों की बात करते हैं। बाहरी सुरक्षा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक हैवी सिक्योरिटी हो जाती थी पूरे एरिया की। फसलों की सुरक्षा होती थी, जो कि खेत थे, फसल थे, अनाज थे, उन सब की सिक्योरिटी मिलती थी इससे। और घुसपैठियों से भी सुरक्षा मिलती थी। अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। अत्यंत खर्चीला, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था ये सब, और इन सब चीजों का रख रखाव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। अमर नायक प्रणाली, विजयनगर में सैनिक कमांडर को अमर नायक कहा जाता है। इनको राजा राय द्वारा कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र दिए जाते थे। ये उन क्षेत्र के व्यापारियों और किसानों से कर वसूला करा करते थे, यानी कि टैक्स दिया करते थे। इसका कुछ भाग वह अपने लिए रखते थे और कुछ घोड़े और हाथियों पर लगाया करते थे, और कुछ हिस्सा मंदिरों में भी दिया करा करते थे। तालीकोटा, यानी कि राक्षस तागड़ी का युद्ध, जिसको ये वॉर हुआ था विजयनगर के अंदर और अदर स्टेट के साथ, को विजयनगर का एंड भी कहा जाता है। इस युद्ध को 1565 के अंदर विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेना, इन 3 सेनाओं ने एक साथ विजयनगर के ऊपर आक्रमण करा, और उस टाइम पर विजयनगर के शासक राजा राम राय थे। ये युद्ध तालीकोटा के अंदर हुआ था। 3 सेनाओं ने एक साथ हमला करा, जिससे विजयनगर की सेना कमजोर हो गई और विजयनगर की सेना को हार का सामना करना पड़ा, और यहीं से ही विजयनगर का अंत हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि प्रॉपर ग्राफिक्स और हर एक चीज आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी जाती है इन वीडियो के पीछे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी मेहनत कैसी लगी।